हम बनारस से हैं और हम बनारस से हमारी जो बनारस की परंपरा है उस परंपरा के तहत हमने मानवीय आधार पर यानी इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान के राजा यानी नरेंद्र मोदी को हमने बनारस से सांसद चुना और प्रधानमंत्री देश को दिया। हम जानते थे, हमको उम्मीद था कि ये गरीब आदमी है और गरीबियत की जो दर्द होती है ये सत्ता के अंदर जाएगा, सदन के अंदर जाएगा तो उस दर्द को हमारे साथ शेयर करेगा, उस दर्द के ऊपर काम करेगा। लेकिन इत्तेफाक से पूरा धोखाधड़ी और भारतीय जनता पार्टी और गोडसे और सावरकर का जो नीति था एक बार फिर से हमारे साथ गद्दारी की गई है और इस गद्दारी के खिलाफ हम तमाम नौजवान जो है एकजुट होकर के दिल्ली के संसद के तरफ अब आंख उठाने की हिम्मत करते हैं और पूरी ताकत के साथ हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं कि नफरतवाद जो जिस तरीके का नफरतवाद का ये राजनीति चल रही है देश के अंदर, इस देश में हम पूरी तरीके से एकजुट होंगे और नरेंद्र मोदी जैसा जो है गिदड़ सरकार, जो डरपोक सरकार है और इस डरपोक सरकार से हम नौजवान साथी विनय दुबे, पंकज श्रीवास्तव, राज त्रिपाठी, काजल निषाद और रिवेल श्रद्धानंद जी, तमाम हमारे जो नौजवान साथी हैं, हम देश के कोने कोने से एकजुट होकर के रोजगार के सवाल पर बात करना चाहते हैं मोदी सरकार से। हम किसानों की हो रहे मौत के ऊपर बात करना चाहते हैं, महिला हिंसा के ऊपर बात करना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ऊपर बात करना चाहते हैं, सस्ते स्वास्थ्य के सवाल पर जब बात करना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार हमारा दमन और हमको जेल भेजने का जो काम करती है उसके खिलाफ हमने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के सहारे इनकलाब करने का जो ऐलान किया है उसका नतीजा हम दिल्ली के अंदर है और संसद भवन को घेर करके गद्दार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नए आंदोलन की रणनीति बनाने की तैयारी में है। सर देशद्रोही करते हैं, सरकार का कहना है कि स्कूल स्वास्थ्य व्यवस्था की हमने गोधरा कांड किया है, हमने बंजारा जैसे डीजीपी का हत्या किया है। हम अपने रोजी और रोजगार के सवाल पर अगर हमको गद्दारी और आतंकवाद का तमका लगता है, मुझे कोई डर नहीं है। हम शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले लोग हैं और सावरकर और हेगड़ेवार और उनके गद्दारों के ऊपर नरेंद्र मोदी जो डरपोक आदमी है, नौजवानों और किसानों से मुलाकात उनका सामना नहीं करना चाहते हैं। हम इनसे सामना करेंगे, उनको संसद से धक्के मार के बाहर। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत को गर्त में ढकेल रही है, हिंदुस्तान की तमाम संपत्तियों को बेचा जा रहा है, रेलवे बेचा जा रहा है, बैंक बेचे जा रहे हैं, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, एमटीएनएल, बीएसएनएल जैसी संस्थाएं बेची जा रही है। आज देश के सामने खतरा है। इस खतरे को भांपते हुए हम नौजवानों ने तय किया है, जो भारत माँ से प्यार करते हैं, जो अपनी देश से प्यार करते हैं, कि हम ईंट पर ईंट बजा देंगे और भाजपा आरएसएस की चूल हिला देंगे। इन निकम्मी दरंदी जालिम सरकार से देश को बचाना है ताकि भारत विश्वगुरु बन सके। इन्होंने झांसे के तहत हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी, आप जो 2012-13 में बोला करते थे, कसम खाते हैं सौगंध इस मिट्टी की देश झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, न खाऊंगा न खिलाऊंगा। लोगों ने देखा है, आपने खाया भी, खिलाया भी और पैक कराकर बाहर भी ले जाने दिया। जिस तरीके से भाजपा ने 1000 के आसपास ऑफिस बनाने की बात, 5 स्टार होटल बनाए, क्या भाजपा आरएसएस के नेता कोई के पिता क्या रिक्शा चला कर आए थे, ठेला चला कर आए थे? क्या करेंगे? रोड मैप क्या है, करेंगे क्या? हमारा रोड मैप है, हम महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट से शुरू होकर संसद भवन तक की यात्रा तय करेंगे। उसके बाद बनारस के भारत माता मंदिर से संपूर्ण देश में आगाज करेंगे। हिंदुस्तान भर पूरे गांव-गांव, कस्बों में घूमेंगे। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को आह्वान करेंगे कि देश बचाने के खातिर, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 को भगाने के खातिर हम सभी को, देखिए, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर जाति और धर्म नहीं होती। हम सभी हिंदुस्तान के सभी जाति धर्म के युवाओं को खासकर देश बचाने की ज़रूरत है। जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो अपने घर और मकानों से, ताकि देश बच सके। आज देश गुलाम होने के कगार पर है। तो आप सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इसमें पूरे देश के लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है और लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। किस तरीके से जानबूझकर आरएसएस के दूसरे गुरु गोवलकर के सिद्धांतों का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी जी भारत की जनता को जानबूझकर गरीब बना रहे। देश में 40 करोड़ जो हमारे दैनिक मजदूर हैं, उनके पास भूखमरी की समस्या है। उनको जानबूझकर जब तक आटा चोर
व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में देश को कोरोना से सरोबार कर कोरोना की आड़ में आपदा में अवसर ढूंढने का काम प्रधानमंत्री करते हुए भारत को की जीडीपी माइनस में पहुंचाया। आज भारत माँ कराह रही है। आज भारत माँ को अपने बच्चों के कंधों लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने इकोनॉमी रोटी कपड़ा और मकान, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों 2022 तक सबको मकान मिलेगा ही, और जो किसानों की आय दुगनी होगी। तो आप अभी 2020 कह गए सियावर रामचंद्र ऐसा कलयुग आएगा। 2012-13 में चीख कर चिल्लाने वाला 2020 में गूंगा बहरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री के एक भी बातों पर देश की जनता ने देखा है, एक भी बातों पर खरे उतरे हैं क्या? हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने थे, 6 साल में 30 गांव बनाने थे। देश में 1000 से ज़्यादा सांसद हैं, 3 लाख गांव बन गए क्या आदर्श? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, नरेंद्र मोदी जी ने 600 स्मार्ट सिटी बनाए क्या? जिन भारत माँ के वीर सपूतों के लाश पर राजनीति करने वाले, पुलवामा कांड के बाद लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी को डर लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जब आतंकवादी को दिल्ली ला रहा होता है उसको एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाता है। पुलवामा घटना के समय जब वो कार किसकी है, जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स किसका है, ये प्रधानमंत्री को बताने में डर लगता है। ये डरपोक प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री, इसकी जबान 56 इंची की कैंची की तरह चलती, कतर कतर चलती है। आपने देखा इसका सीना टाई टाई फुस हो गया जब चाइना सीमा में घुस आया। चाइना नेपाल पाकिस्तान को सह देते हुए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा। ऐसे स्थिति में नेताओं को डर है, उनके पास इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। भारत में संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं उनको भाजपा सरकार रखेल के रूप में यूज कर रही है। एनएसए का डर है, सीबीआई का डर है, ईडी का डर है, जिस वजह से विपक्षी पार्टियां सवाल नहीं करती है। देश पूछना चाहता है, जब कोई मंत्रालय संभल नहीं रहा है तो मंत्री को वेतन और भत्ता लेने का क्या मतलब है? आपने कभी सोचा? जिस टिकटॉक के बारे में डॉक्टर सरकार ने, शशि थरूर ने लोकसभा में पूछा था, टिकटॉक पर बैन लगाई गई। जी किशन रेड्डी ने कहा देश की सामरिक व्यवस्था को खतरा नहीं है। आज मुकेश अंबानी खरीद रहा है तो क्या आज उससे देश की सामरिक व्यवस्था को खतरा नहीं होगा? अभी मोहित से इधर आ जाओ भैया। देखिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह आए थे, इस देश को बचाने के लिए सुभाष चंद्र बोस आए थे, महात्मा गांधी जी जैसे कई लोग इस देश को बचाने के लिए आए थे, तो आज एक बार फिर इन वैश्य दरिंदों से इस देश को बचाने की ज़रूरत है। बहन बेटियों को बचाने की ज़रूरत है, उनकी इज्जत आबरू को बचाने की ज़रूरत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष जल रहा है और इस जलते भारतवर्ष को आज बचाने की ज़रूरत है। भारत को जोड़ने की बात करनी है। आज इसे बहुत लोगों ने इसे तोड़ने की बात कर ली। अब इसे सिर्फ जोड़ने की बात करनी है, अब इसे तोड़ने की बात नहीं करनी है। तो आप जो है चंद लोग कैसे पार पाएंगे? एक बात बताइए, सुनिए, जब आज़ादी के जंग की लड़ाई लड़ी गई थी ना, तो 100 में से सिर्फ मात्र 2% लोगों ने ही आज़ादी के जंग की लड़ाई की शुरुआत करी थी। 2 से 4% हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, फिर समस्त भारत देश के अंदर ये आज़ादी के जंग की लड़ाई की शुरुआत हुई। और आज जिस तरीके से देश की कंपनियां बिक रही हैं, एयर इंडिया बिक रहा है, BSNL बिक रहा है, MTNL बिक रहा है देश का कोना कोना। तो आज देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने के लिए और देश के कोने कोने को बचाने के लिए आज देश के तमाम लोगों को एक साथ होना होगा, एकजुट होना होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जो हमारा मोटिव है वो हेट की राजनीति, नफरत की राजनीति, जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति नहीं होगी। नेता लोग बात करेंगे सिर्फ शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे और महंगाई पे, और मंदिर पे, मस्जिद पे बात करने के लिए हम पे मौलाना हैं, हम पे पुजारी हैं, हम पे पंडित हैं। ये लोग मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन जो लोग संसद तक पहुंचे उनका फर्ज है बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लेकर आवाज़ उठाएं, देश की अनेकता, एकता, अखंडता के लिए आवाज़ उठाएं और इस देश को अब जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की। मोदी जी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, आपने बहुत कुछ बताया। मोदी जी की लोकप्रियता किस बात से बढ़ रही है? एयर इंडिया के बिकने से, BSNL के बिकने से, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बिकने से, या किस बात से? या इनके नेता, कथूरिया जैसे नेता जो बहन बेटियों के साथ में गलत कर्म करते हैं, उनके कर्म करने से, या कोविड-19 के अंदर मनोज तिवारी जी के बैट लेकर निकल जाने से? किससे बढ़ रही है मोदी जी की लोकप्रियता? बताइए।
एक मोदी जी की विदेश नीति बताइए, या इसलिए बढ़ रही है कि नेपाल जैसा देश हमें आंख दिखाता है, हमारी ज़मीन को कैप्चर करता है, चाइना जैसा देश हमें आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है, इस बात से बढ़ रही है मोदी जी की लोकप्रियता? पत्रकारिता कीजिए, चाटुकारिता करने के लिए बहुत लोग हैं, मोदी जी के साथ की मलाई खाइए आप भी, और आपको भी आगे बहुत तरक्की मिलेगी। और अगर विरोध करेंगे, सिर्फ पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी हैं जो इस देश को बचा सकते हैं। पूछिए कैसे, एक सवाल है, पूछिए कैसे? इस्तीफा देकर। मेरा सवाल है, जिस तरह से अमेरिका का जो मीडिया है वहाँ पर ट्रंप पर पूरी तरह से दबाव बना रही है, लेकिन इंडिया का मीडिया सरकार के पक्ष में बोलता है, ऐसा? आप अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया के बारे में तो कभी नहीं पूछते। पूछा है आपने कभी इंडिया के बारे में? अरे भैया मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मैं नहीं जानता पाकिस्तान के बारे में, मैं नहीं जानता अमेरिका के बारे में। आई हेट पाकिस्तान, आई हेट अमेरिका, आई लव इंडिया, आई प्राउड टू बी इंडियन। मुझे गर्व है अपने आप को इंडियन कहते हुए, भारतीय कहते हुए। अब आप एक बात बताइए कि अगर इंडिया में रहने वाले, क्या मुझे राम रहीम से प्यार है, आसाराम से प्यार है? मुझे प्यार है इस देश की जन्म मिट्टी में जन्म लेने वाले राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे लोगों से। इन जैसे आसाराम के चेलों से, सावरकर के चेलों से मुझे बिल्कुल नफरत है और सख्त नफरत है। जय हिंद, जय भारत।